हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी हमेशा की तरह आपकी पढ़ाई का एक बार ख्याल करने के लिए हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक शुरू कर दिया है और इनऑर्गेनिक का जो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, उसमें अयस्क, खनिज, गैंग, फ्लक्स, स्लैग इत्यादि इत्यादि जो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने जाना है। उस लेक्चर के सबसे लास्ट में हम लोगों ने धातु कर्म क्या है परिभाषा लिखा था। एक बार फिर से मैं धातु कर्म की बात आपसे करना चाहूँगा क्योंकि यहीं से यहीं से ये जो वीडियो है शुरू होने जा रहा है। तो जो धातु कर्म है वो क्या है, तो आप जमीन से कोड़ के अयस्क निकालते हैं और उस अयस्क में बहुत सारी गंदगियाँ, अशुद्धियाँ, बेकार पदार्थ, फालतू पदार्थ होता है। तो आप चाहते हैं कि भाई बेकार पदार्थ, फालतू पदार्थ निकल जाए और आपके काम की चीज़ धातु मिले। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने में बहुत सारे भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर अयस्क को गुजरना पड़ता है। उन सभी भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं, सभी चरणों को एक शब्द में धातु कर्म कहते हैं। आप समझ गए ना। अयस्क है, अयस्क से धातु बनाना है, मतलब उसमें से धातु निकाल लेना है। निकालने के क्रम में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। उन सभी स्टेप्स को सम्मिलित रूप से कलेक्टिवली एक शब्दों में कह दें तो धातु कर्म कहा जाता है। आज यही हम लोग जानने के लिए आए हैं कि धातु कर्म में कौन कौन से चरण शामिल हैं और उन चरणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, कलम कॉपी निकालिए और मुस्कुराते हुए टॉपिक का नाम लिखिए, धातु कर्म में शामिल चरण। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये अयस्क है, देखते हैं कौन कौन से चरण शामिल हैं। तो अयस्क है और इस अयस्क में पहला जो इस अयस्क से मुझे धातु प्राप्त करना है, सबसे लास्ट में मुझे धातु चाहिए। तो जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है, अयस्क टुकड़ों में होते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं। अयस्क को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, कूटना और उनको पीस डालना। तो अयस्क को कूटना और पीसना, ये पहला स्टेप होता है। अयस्क को कूटना एवं पीसना। कूटना और पीसना माने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और तोड़ करके क्या कर देना, उसको महीन पाउडर के रूप में पीस देना। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ स्टेप 1, यही स्टेप 1 है। अब जब आप उसको टुकड़ों में तोड़ देंगे, पीस देंगे, काट लेंगे, तो क्या करेंगे, उसका अगला स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण। ये क्या है, सबके बारे में आज ही के क्लास में विस्तार से। अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सांद्रण। तो ये दूसरा जो स्टेप है स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, अयस्क का सांद्रण। ये हो गया स्टेप 2। अब आइए स्टेप 3 में क्या चीज है। तो स्टेप 3 में है सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना। सांद्रित अयस्क से क्या निकाल लेना है आपको, धातु। यही तो आपका टारगेट है, धातु प्राप्त करना। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने को कि अयस्क का निष्कर्षण, अयस्क से धातु का निष्कर्षण। इस स्टेप को आप ऐसे लिख सकते हैं, अयस्क से धातु का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। अब अंतिम जब धातु प्राप्त कर लिए तो होता क्या है कि उसके बावजूद भी उसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, उस अशुद्धि को फाइनली दूर कर लेना। तो लास्ट स्टेप है आपका, वो है धातु का शुद्धिकरण, धातु का शोधन। लिख दे रहा हूं, शोधन मतलब हो गया धातु का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेटल। स्टेप हो गया
3 और ये हो गया स्टेप 4। आप समझ गए कि 4 चरण में इस अयस्क से धातु प्राप्त करेंगे। पहला होगा अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, कुटना और पीस डालना। दूसरा चरण होगा जो कूटे हुए, तोड़े हुए, पीसे हुए जो आपके पास अयस्क होंगे उसका सांद्रण कर देना। सांद्रण का क्या मतलब होता है अभी तुरंत आपको बताने जा रहे हैं। और फिर होता है जो सांद्रित अयस्क है उससे धातु का निष्कर्षण या उससे धातु प्राप्त करना। और चौथा स्टेप होगा जो धातु प्राप्त हो जाएगा उसमें अभी भी थोड़ी बहुत अशुद्धियां होंगी, उन अशुद्धियों को भी बाहर निकाल देना। और इस तरह से अशुद्ध जो अयस्क था जिसमें धातु छुपा हुआ था, आपने 4 स्टेप में फाइनली क्या प्राप्त कर लिया? धातु प्राप्त कर लिया। इन चारों स्टेप को ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं आप? धातु कर्म कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बारी बारी से समझते हैं। तो पहला स्टेप आज के लिए हमारा एकदम क्लियर है, पहला हो गया। अब आज का हमारा टॉपिक है वो है अयस्क को कूटना या तोड़ना, लिख सकते हैं, एक ही चीज है, तोड़ना एवं पीसना। अगर इसको हम लोग अंग्रेजी में कहें तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। अब देखिए स्टेप 1 को समझिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल कहानी की तरफ बढ़ेगा आगे, आपको बहुत ही मजा आएगा अगर आपको समझते चलते हैं हर स्टेप को। तो अब देखिए ना, अयस्क रहेगा 4 स्टेप में। तो पहला स्टेप को आप समझना है, एकदम आपको दिखाई दे रहा है पहला स्टेप में कुछ होने वाला है, उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, एकदम सब क्लियर है। तो पहले स्टेप में क्या है, हमने अभी आपको बताया कि अयस्क जमीन से जब निकालते हैं तो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं, लम्प्स के रूप में होते हैं। तो बड़ा टुकड़ा से अयस्क उसके अंदर में अगर छुपा हुआ है धातु अयस्क में तो निकालना मुश्किल होता है। पहला काम उसको कूट डालो, तोड़ डालो, पीस डालो। तो पहला काम होता है, देखिए यहाँ चित्र बना के पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अयस्क है, मान लीजिए ये अयस्क है, अयस्क का बड़ा टुकड़ा, अयस्क का एक बड़ा टुकड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं इससे, इसको छोटा करना? तो पहला स्टेप होता है आप इसको, एक क्रशर मिल होता है, आप क्रशर मिल में बड़े वाले टुकड़े को ले जाकर डाल देते हैं, क्रशर मिल। क्रशर मिल में इसको डाल देते हैं, क्रशर में डाल देते हैं। ये बड़ा वाला जो टुकड़ा है अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। तो ये अयस्क जो था आपका, जो बड़ा टुकड़ा था, ये बिल्कुल अब छोटे 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 प्यारे प्यारे टुकड़ों में क्या हो गया, ये बदल गया, अयस्क का छोटा टुकड़ा हो गया। ये अयस्क का छोटा टुकड़ा अभी भी ये काम लायक नहीं हुआ हमारे। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम मिल में डालेंगे। कौन सी मिल? तो एक स्टैंप मिल होता है, बॉल मिल होता है, वो एक तरह से समझ जाइए कि चक्की की तरह गेहूं पीसने वाला, उसमें डालिए और कैसे आटा बन जाता है गेहूं, उसी तरह से इसमें डालेंगे। छोटा छोटा टुकड़ा हो चुका है, अब स्टैंप मिल में डालेंगे और उसको पीस करके और महीन पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में बदल देगा। तो अब इसको हम डाल देंगे किस रूप में, कहाँ पे? तो स्टैंप मिल में, स्टैंप मिल ये इसको पीस देगा। अब पीस के क्या करेगा अभी इसको, ये अब ये बना देगा पाउडर के रूप में, एकदम चूर्ण हो गया, अयस्क का चूर्ण कह सकते हैं। अयस्क का ये चूर्ण हो गया, बस पहला स्टेप समाप्त। अब इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं आप लिख लोगे भाई, लेकिन फिर भी मैं लिख दूंगा। क्या लिखेंगे सुनिए एक बार फिर से। जमीन से जब कोड़ करके, खनन करके, माइनिंग करके अयस्क निकाले जाते हैं तो वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं। उन टुकड़ों को सबसे पहले क्रशर मिल में डालते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ डालते हैं। फिर उसके बाद स्टैंप मिल या बॉल मिल में डालते हैं। एक तरह से समझिए कि आटा चक्की की तरह है, पीसने वाला मिल है, उनको पीस करके पाउडर के रूप में कर देता है। इसको चूर्णीकरण पर हम लोग कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया को। तो आइए लिख देते हैं, जब अयस्क को
जमीन से खनन कर निकाला जाता है। निकाला जाता है तो वह बड़े बड़े, ऐसे लिखिए, टुकड़ों के रूप में, टुकड़ों के रूप में रहता है। उसे माने अयस्क को, अयस्क के बड़े टुकड़े को क्रशर में डालकर छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं बताइए? स्टैंप मिल में, बॉल मिल, कोई भी नाम रखिए, या उसको महीन पाउडर के रूप में पीस लेते हैं, चुन के। उसके बाद स्टैंप मिल में महीन चूर्ण के रूप में पीस देते हैं, चाहे बदल देते हैं, पीस देते हैं। इस पूरी क्रिया को यहां से लेके यहां तक को चूर्णीकरण कहते हैं। चूर्णीकरण, इस क्रिया को चूर्णीकरण कहते हैं। थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, लिख लेंगे आप सुन करके। आप समझ गए चूर्णीकरण क्या है? पहला स्टेप अयस्क को तोड़ना, कूटना, पीसने का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल उसी तरह की प्रक्रिया हो गई स्टूडेंट्स कि हल्दी को घरों में बहुत लोग, कि जब वो सिलवट पे जब टुकड़ों के रूप में रहता है, जब उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है? वो पीला रंग बाहर निकलता है। बिल्कुल उसी तरह से आपके पास अयस्क है, उसमें आपका कीमती धातु छुपा हुआ है। पहले आपने रगड़ दिया, उसको तोड़ दिया, तोड़ के पाउडर बनाया। अगला स्टेप देखते हैं, और अगला स्टेप तो आपके सामने दिख रहा है, अयस्क का सांद्रण। तो आप इसे पहले नोट करिए, फिर अयस्क के सांद्रण के बारे में बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप समझते हैं, अयस्क का सांद्रण, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसी को बेनेफेक्शन या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझ जाइए कि कोई व्यक्ति है और कहीं कीचड़ में से निकल के बाहर आया, आपने क्या किया कि इस पे पानी डाला, बढ़िया से साफ सुथरा उसको नहलाया धुलाया, बढ़िया से कपड़ा पहना दिया, बस हो गया, ड्रेसिंग हो गया। इसी को बेनेफेक्शन कहते हैं। यही एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का अगर मीनिंग मैं आपसे कहूँ तो आपको मैंने बताया कि जब जमीन से अयस्क निकलता है तो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो पहले स्टेप में आप उसको कूट पीस के पाउडर जैसा बना लिया है। पाउडर जैसे बनाने के बाद भी तो उसमें अशुद्धियाँ हैं ना भी, अब उस अशुद्धि को बाहर निकालना है। तो जो पिसा हुआ जो चूर्णित अयस्क है, चूर्णित अयस्क से अशुद्धियों को बाहर निकालने की क्रिया अयस्क का सांद्रण है। बस एक लाइन, चूर्णित जो अयस्क, मैंने सीधे समझिए, अयस्क से अशुद्धि बाहर निकालना। अयस्क में जो अशुद्धि है उसको क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। याद है आपको? बिल्कुल याद होगा, और होना ही होना चाहिए। तो अयस्क से गैंग या मैट्रिक्स हटा देने की क्रिया का नाम क्या है? अयस्क का सांद्रण। इसी को बेनेफेक्शन या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। ड्रेसिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसको समझ जाइए कि अयस्क से जब अशुद्धि निकाल दिए तो समझ जाइए कि वो ड्रेस्ड हो गया, पूरी तरह से क्या होगा, नए तरह से सज धज गया। स्टूडेंट्स, आज 16 अगस्त है। मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग आज़ादी का दिन तो जश्न के साथ मना लिया, लेकिन अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई अभी भी बुराई हो
तो उस बुराई से आज़ाद होने का एक बढ़िया सा मौका है और बढ़िया सा उम्र है आपकी, जिस उम्र में पूरी शक्ति के साथ है, पूरे विश्वास के साथ है, आप अपनी बुराई से आज़ाद हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर लगता है कि कहीं पे अगर आपके अंदर बुराई है जो जिसके आप गुलाम हैं, तो आप उससे ज़रूर आज़ाद होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पे किसी बुराई के अगर आप गुलाम नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे देश में बहुत सारी तरह के अनेकों प्रकार की गुलामियां हैं। जैसे आर्थिक रूप से आज़ाद होना है, शक्ति के रूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित होना है, तो इस आज़ादी में भी आप हिस्सा लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अयस्क का सांद्रण। तो सिंपल सा बात है, एक लाइन लिख देता हूँ। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अयस्क से निकालने, हटाने की क्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। इसका मतलब कि अयस्क में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को हटा दिए और अयस्क के सांद्रण के फलस्वरूप क्या होता है, तो अयस्क में धातु का प्रतिशत बढ़ जाता है। अयस्क के सांद्रण के फलस्वरूप अयस्क में धातु का प्रतिशत का चिन्ह दे रहा हूं, बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि आपने अशुद्धि तो बहुत हद तक निकाल दी, तो जैसे आपने अशुद्धि निकाल दी तो जाहिर सा जितना धातु था वो तो पहले से मौजूद है, तो धातु का प्रतिशत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी लिखा रहता है कि अयस्क में धातु की प्रतिशत बढ़ाना अयस्क का सांद्रण है। अयस्क के सांद्रण का मतलब क्या, अयस्क में धातु का परसेंटेज को क्या कर देना, बढ़ा देना। अब देखिए अयस्क के सांद्रण की कई विधियां हैं। अयस्क के सांद्रण की अनेक विधियां हैं। जब अनेक हैं तो एक आध की चर्चा तो होनी ही चाहिए स्टूडेंट्स। तो आइए, पहला है हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना। हैंड पिकिंग माने हाथ से चुनना। जब अशुद्धियों का कण बड़ा बड़ा होता है या अशुद्धि और अयस्क बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो हाथ से चुन चुन के अशुद्धियों को क्या करते हैं, आप निकाल लेते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है धावन क्रिया, जल द्वारा धावन, हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, उसी को ग्रेविटी सेपरेशनल मेथड भी कहते हैं। सबके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग। जो तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण है, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन। और चौथा संभवतः जितने भी मेथड है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, उसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अच्छा, मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन मेथड भी होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन लिख देता हूँ अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। पांचवा हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है झाग उत्प्लावन या फेन उत्प्लावन विधि। निश्चित रूप से आप जानते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और छठा है लीचिंग।
ये है कुछ महत्वपूर्ण विधियां अयस्क को सांद्रित करने की, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन एराइज हो गया, सभी किताबों में छुपा छुपा करके छुप छुपा के क्वेश्चन दिया भी रहता है कि आखिर अयस्क को सांद्रित करने की इतनी सारी विधि क्यों है। तो इस सवाल के जवाब जानने के लिए आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाइए और डॉक्टर इलाज कर रहा हो तो आप वहाँ पर बैठ कर के देखिए क्या कर रहा है। क्या हर व्यक्ति के, हर पेशेंट के वो जो पुर्जा होता है उस पर एक ही दवा लिख रहा है क्या? तो आप पाएंगे कि अलग अलग लिख रहा है। तो आप से अगर कोई कहे कि अलग अलग दवा डॉक्टर क्यों लिख रहा है उनके पर्ची पे, तो आप जवाब देंगे कि सभी लोग की बीमारियां अलग अलग हैं, तो जाहिर सा है स्वाभाविक तौर पर उनकी दवाइयां भी अलग अलग होंगी। आप समझ गए आंसर? क्वेश्चन आएगा कि अयस्क के सांद्रण की कई विधियां, अनेक विधियां क्यों हैं, कोई एक यूनिवर्सल मेथड क्यों नहीं है, क्यों एक ऐसी विधि नहीं है जिससे सभी अयस्कों को सांद्रित किया जा सके। तो आपका जवाब बिल्कुल आपके दिमाग में सेट है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। यहाँ तक कि अयस्क में जो धातु है उसका भी नेचर अलग अलग है। ये भाई तो बीमारी अलग अलग तो दवाइयाँ भी अलग अलग है। तो मैं एक क्वेश्चन के रूप में इसका जवाब आपको लिखना चाहूँगा। क्वेश्चन है, अयस्क को सांद्रित करने की अनेक विधि क्यों है? अनेक विधि क्यों है? या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है स्टूडेंट्स आपसे कि अयस्क को सांद्रित करने का कोई एक यूनिवर्सल मेथड, सार्वभौमिक विधि क्यों नहीं है, एक ही विधि से सबको क्यों नहीं सांद्रित कर देते हैं। अरे यार जवाब तो बिल्कुल आपके क्लियर है। तो आंसर क्या लिखेंगे? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों का प्रकृति अलग अलग होता है और अयस्क में उपस्थित धातुओं का भी प्रकृति अलग अलग होता है, इसलिए उनको सांद्रित करने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। यहाँ तक कि हमने तो यह भी पढ़ा है कि अयस्क को जब सांद्रित करते हैं तो किस माहौल में, किस वातावरण में सांद्रित करते हैं उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। माने यूँ आप समझ जाइए कि हमें अगर बुखार हुआ, बिहार में मैं हूँ, तो शायद हमारे लिए कुछ अलग इलाज है और कहीं हो सकता है कि बिल्कुल ठंडे जगहों पे या कुछ ऐसे जगहों पे तो उनकी अलग विधियाँ हो सकती हैं, मे बी। ये किताबों की बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो अयस्क में चूंकि अशुद्धि अलग अलग नेचर की है, प्रकृति की है, और अयस्क में जो धातु है वो भी अलग अलग प्रकृति के हैं, इसीलिए उनके जो सांद्रित करना माने उनकी अशुद्धि दूर करना की जो विधियाँ अलग अलग है। तो चलिए लिख देते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि एवं धातु की प्रकृति मतलब नेचर भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न अयस्क लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, अलग अलग अयस्क, अलग अलग, ये हो गया आपका आंसर। अलग अलग अयस्क में उपस्थित अशुद्धि एवं धातु की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है, अतः इनको सांद्रित करने की विधि भी अलग अलग चाहे भिन्न भिन्न होती है। आप समझ गए होंगे ना कि क्यों अयस्क को सांद्रित करने की अनेक मेथड हैं, क्यों अनेक विधियां हैं। या धातु कर्म के बारे में सवाल हो सकता है, धातु कर्म की विधियां भिन्न भिन्न क्यों हैं। ये भाई तो धातु में उपस्थित अशुद्धियां अलग अलग है, तो उनके जाहिर सा धातु कर्म की विधियां अलग अलग होंगी। स्टूडेंट्स आपसे एक छोटा सा सवाल करना है मुझे। कुछ बच्चे कमेंट, हालांकि वो पहले वाले वीडियो के बारे में कह रहे थे कि उन्हें साफ नहीं दिखाई देता। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको दिखता है कि नहीं स्पष्ट रूप से, नहीं तो मैं कुछ और सोचूंगा। हालांकि जो बोर्ड है हमारे पास यही मौजूद है, इसमें तो इतना आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते।
डिजिटल बोर्ड के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप बताएंगे कि हाँ थोड़ी बहुत परेशानी है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा लाइट वगैरह की व्यवस्था करके थोड़ा सा और साफ आपको दिखे या और बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ, आप लोगों ने वो कैमरा में इसके छोटा हो जाता है। यकीन मानिए आप क्लास में होते बैठे होते तो आप मुझसे कहते कि सर थोड़ा छोटा छोटा लिखिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको दिखता है साफ कि नहीं। आप इसको नोट करिए और फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक स्टूडेंट मैं बता दूं कि हैंड पिकिंग की चर्चा नहीं करेंगे। हैंड पिकिंग का मतलब क्या हो गया, अयस में वो अशुद्धि है उसको चुन चुन के छांट छांट के निकाल लेना। मैं चर्चा करने वाला हूँ हाइड्रोलिक वॉशिंग का, तो आप जल्दी से इसको नोट करके टॉपिक बना लीजिएगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग धावन मेथड, और शुरू करते हैं उसके बाद। अब स्टूडेंट्स बारी बारी से हम लोग ये देखेंगे कि अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं। तो याद रखिए केवल 2 बातें, किसी भी अयस्क के सांद्रण करने की जो विधियां, उसमें केवल 2 बातें आप याद रखिएगा। यह विधि किस प्रकार के अयस्क के लिए उपयोगी है, पहला, और दूसरा इस विधि में क्या करते हैं, माने कौन सा मेथड अपनाया जाता है, कौन सी प्रक्रिया है। एक तीसरी बात भी याद रख सकते हैं, वो एग्जाम्पल। बस 3 चीजें याद रखिए और कुछ मत याद रखिए। यह विधि किस प्रकार के अयस्क के लिए उपयोगी है, दूसरा इस विधि में क्या करते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल, बस दैट्स ऑल। तो पहला विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। आप कहेंगे तो अभी हमने लिखा ही नहीं था, वो जो 6 विधि लिखे थे। तो स्टूडेंट्स हमने लिखा था हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग द्रवीय धावन जिसको कहते हैं, उसी को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं, या उसी को लेविगेशन भी कहा जाता है। तो आप द्रवीय धावन कहिए, चाहे ग्रेविटी सेपरेशन कहिए, लेविगेशन कहिए, सबका मतलब एक ही है। समझ गए बात ना? तो नाराज नहीं होना है कि हमने गुरुत्वीय पृथक्करण लिखा ही नहीं था। एक्चुअली हमने उसका दूसरा नाम हाइड्रोलिक वॉशिंग लिखा था, ठीक है, जिसको द्रवीय धावन कहते हैं। तो सबसे पहला बात, जैसा अभी हमने कहा कि 3 बातों में से पहली बात, यह विधि किस प्रकार के अयस्क के लिए उपयोगी है। तो इस सवाल का जवाब दे देते हैं। यह विधि उस प्रकार के अयस्क के लिए उपयोगी है जिसमें से अयस्क का गुरुत्वीय भार ज़्यादा है, माने अयस्क भारी हैं और उसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो हल्की हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, यह विधि उस प्रकार के अयस्क के लिए उपयोगी होगा जिस अयस्क में उपस्थित अयस्क भारी होगा और उसमें जो अशुद्धियां होगी वो क्या होगा, तो हल्की होंगी। अब देखिए ना, इसीलिए बड़ा सिंपल सा मेथड अपनाया जाता है। क्या करते हैं, अयस्क को पहला जो प्रक्रिया है कूटना पीसना वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक विशेष प्रकार का विल्फ्लाई टेबल होता है। तो विल्फ्लाई जो टेबल होते हैं उस पर आप क्या करते हैं, बहा देते हैं तो अशुद्धियाँ बह जाती हैं। आप इसको ऐसे समझिए, बिल्कुल सरल भाषा में, फिर मैं लिख देता हूँ। ये एक नाली है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल सा बात है, समझिए। और नाली में पानी जो है ऐसे बह रहा है, ये पानी है स्टूडेंट्स, पानी का प्रवाह ऐसे हो रहा है। आपने क्या किया कि यहाँ से डाल दिया अयस्क, अशुद्ध अयस्क, अशुद्ध अयस्क। अब जब आपने यहाँ से अशुद्ध अयस्क डाल दिया, आप कह रहे हैं कि जो अशुद्धियाँ हैं वो हल्की हैं, ये अयस्क आपने यहाँ से डाल दिया, मैंने ये अयस्क। तो अशुद्धियाँ जब हल्की हैं तो क्या होगी, अयस्क धीरे 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 आकर के यहाँ पेंदी पे बैठ जाएगा, यहाँ तक आते आते बैठ जाएगा। अशुद्धि सब जो होगा यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा आपको, तो अशुद्धि प्लस जल बाहर निकल जाएगा और सारा ये शुद्ध अयस्क जो है पेंदी में बैठ जाएगा। बस यही तो इसमें किया जा रहा है। यह विधि उस अयस्क के लिए उपयोगी है जिसकी अशुद्धियां हल्की हैं तो जल के साथ बह के चली गई, और फिर क्या करते हैं, तो भारी जो अयस्क है वो जल के धारा के पेंदी में बैठ गया। तो आप इसको लैंग्वेज में लिखने से पहले एक लाइन पहले लिख दूं, इस विधि को लिखने से पहले, यह विधि जैसा भी मैंने कहा, यह विधि उस अयस्क के लिए उपयोगी होता है, उपयोगी होता है जिसमें
अयस्क भारी, माने गुरुत्वीय रूप से क्या है, वो भारी हैं, भारी एवं उसमें उपस्थित, उसमें मौजूद अशुद्धियां कैसी होंगी, उपस्थित अशुद्धियां हल्की होती हैं। बस पहले सवाल का जवाब हो गया कि यह किस प्रकार के अयस्क के लिए उपयोगी है। अब रही बात कि दूसरे सवाल का जवाब कि इसमें क्या करते हैं। तो अयस्क को इस विधि में अयस्क को महीन पाउडर के रूप में पीसकर उसके बहती हुई जलधारा में डाल देते हैं और शुद्धियाँ हल्की होने के कारण अयस्क के साथ बह जाती हैं और शुद्ध धातु शुद्ध अयस्क के पेंदी में बैठ जाता है। तो आइए उस सवाल के भी जवाब लिख देते हैं। इस विधि में बहुत आसान है इनऑर्गेनिक स्टूडेंट्स, इस विधि में अयस्क को महीन पाउडर के रूप में पीस देते हैं, पीस देते हैं। उसके बाद इसको मैंने पीसे हुए अयस्क को बहती हुई जलधारा में डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा कि जलधारा बहती हुई होनी चाहिए, प्रवाहित होती हुई जलधारा में डाल देते हैं। क्या होगा इससे, अशुद्धियां हल्की होने के कारण जल के साथ बह जाएंगी। अशुद्धियां हल्की होने के कारण जल के साथ बह जाती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं और शुद्ध अयस्क जो धारा है उसके पेंदी में बैठ जाता है। जो बह रहा था धारा के पेंदी में बैठ जाता है। अब यहां पर एक बात बता दें स्टूडेंट्स, इस एक पूरी प्रक्रिया करने के लिए एक विशेष प्रकार के मतलब टेबल बनाया जाता है जिसको विल-फ्लाई टेबल कहते हैं। याद रखिएगा, फ्लैट टेबल, इसी की सहायता से क्या करते हैं, ये प्रक्रिया पूरा किया जाता है। मतलब गुरुत्वीय पृथक्करण के लिए आप विल-फ्लाई टेबल का उपयोग करते हैं। एक बात, अब जो दूसरा अगला जो क्वेश्चन होता है इसमें कि यह किस प्रकार के अयस्क के लिए उपयोगी, ये तो बात हो गया। कौन से अयस्क के लिए ये उपयोगी है ये भी तो जानना है। तो आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं, जिसको हेमाटाइट कहते हैं हम लोग, ये हेमाटाइट के लिए उपयोगी होता है। यहाँ तक ले टीन स्टोन के लिए, जिसको कैसेटेराइट कहते हैं, उसके लिए भी उपयोगी है। और प्रकृति में पाया जाने वाला सोना चांदी के लिए भी यह उपयोगी है। तो लिख देता हूँ, यह विधि, इस विधि द्वारा आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट आप कह सकते हैं, हेमेटाइट, टीन ऑक्साइड, कैसेटेराइट कहते हैं इसको, तथा नेटिव ओर जो प्रकृति में पाए जाते हैं, नेटिव ओर AuO3
Ag के लिए भी इस विधि द्वारा का भी सांद्रण होता है, सांद्रण किया जाता है। याद रहेगा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स? मुझे यकीन है जरूर याद रहेगा। तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। यह किस प्रकार के अयस्क के लिए उपयोगी है, इसमें क्या होता है, और इस विधि माने एग्जाम्पल याद रखिएगा। हेमेटाइट है, कैसिटेराइट है, और जो सोना चांदी है जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनके लिए भी ये विधि उपयोगी है। अब इसको नोट करिए, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण अयस्क को सांद्रित करने की विधि जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसके बारे में बात करते हैं। आपको याद दिला रहा हूं, केवल आपको पहले से पता है। सबसे पहला वो पॉइंट, 3 क्वेश्चन है ना इसमें, यह किसके लिए उपयोगी है, इसमें क्या होता है, प्रक्रिया और एग्जाम्पल। तो यह विधि स्टूडेंट्स उस अयस्क के लिए उपयोगी है जिस अयस्क की अयस्क या अशुद्धि दोनों में से कोई एक चुंबकीय और दूसरा अचुंबकीय। अगर अयस्क चुंबकीय हो गया तो अशुद्धि अचुंबकीय होनी चाहिए। अगर अयस्क अचुंबकीय हुआ तो अशुद्धि को चुंबकीय होना चाहिए। मतलब दोनों में से, अयस्क या अशुद्धि दोनों में से अगर कोई एक भी अगर चुंबकीय हुआ तो ये विधि उसके लिए उपयोगी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहला आइए जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। यह विधि उस अयस्क के लिए उपयोगी होता है जिस अयस्क का अशुद्धि या अयस्क दोनों में से कोई एक, कोई जरूरी नहीं है कि कौन चुंबकीय कौन अचुंबकीय, दोनों में से कोई एक चुंबकीय एवं दूसरा अचुंबकीय प्रकृति का हो। बस यही इसका शर्त है। दोनों में से कोई एक चुंबकीय और दूसरा क्या हो, अचुंबकीय। अगर ऐसा है तो ये वहाँ पर तब इस विधि के द्वारा उसका क्या होगा, सांद्रण होगा। तो आपने लिख लिया कि किसके लिए उपयोगी है। अब आइए इस विधि में होता क्या है। तो पहला काम तो करना ही करना है कि इसको कूट के पीस के क्या करना है, पाउडर के रूप में बदल लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक विशेष प्रकार का रोलर होता है। उस रोलर में से एक जो रोलर होता है, 2 रोलर में से एक रहता है चुंबकीय पदार्थ का बना रहता है, या यूँ कहें कि उसमें चुंबक लगा होता है, और दूसरा जो होता है उसमें चुंबक लगा नहीं रहता। उस पर एक पट्टा गुजरता है चमड़े का, और उस पट्टे पर क्या डाल देते हैं, तो पीसे हुए अयस्क को डालते हैं। इसको इस चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है। एक रोलर है ये, इस पर एक पट्टा गुजर रहा होता है, और यहाँ से क्या करते हैं, ये पीसा हुआ अयस्क है, यहाँ डालते हैं, अयस्क आता है, इसमें से ये मान लीजिए कि इसमें चुंबक लगा हुआ है, ये मैग्नेट है। तो होता क्या है कि चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो इससे चिपक करके और यहाँ पर आ जाते हैं। चुंबक होने के कारण इसमें चुंबक लगा हुआ है, और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो दूर चला जाता है।
आप सब लोग इसको ऐसे समझ जाइए कि आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि आप जब थ्रेशर में गेहूँ निकालते हैं तो उसका जो भूसा होता है हल्का होता है तो दूर चला जाता है, और गेहूँ भारी होने के कारण कहाँ रह जाता है, नज़दीक रह जाता है। आप गेहूँ से भूसा को निकालते हुए देखे हैं कि लोग इधर से हवा करते हैं और गेहूँ यहाँ पर डालते हैं तो अशुद्धियाँ जो होती हैं, भूसा जो हल्का होता है दूर चला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से है, ये चुंबकीय प्रकृति का है। तो ये चुंबकीय है, चाहे अयस्क हो या अशुद्धि हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि अयस्क है तो हमने लिख दिया चुंबकीय अयस्क। अगर अशुद्धि है तो चुंबकीय अशुद्धि, ये चुंबकीय पदार्थ हो गया, और ये हो गया अचुंबकीय, अचुंबकीय पदार्थ हो गया। बस इतनी ही सी बात है इसमें। ये दो रोलर हैं, पहले महीन अयस्क को महीन पाउडर में कूट पीस लेते हैं, उसके बाद उसको एक पट्टा पर डालते हैं। यह पट्टा जिन दो रोलर से होके गुजरता है उसमें से एक क्या होता है तो चुंबकीय होता है और दूसरा होता है अचुंबकीय। तो ये है चुंबकीय रोलर आपका, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक रोलर हो गया, और ये क्या हो गया नॉन मैग्नेटिक हो गया, ये हो गया नॉन मैग्नेटिक। तो एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। यहाँ से मैग्नेटिक पदार्थ इस पर चिपकेगा, चिपक करके इसके नज़दीक आ जाता है, और ये जो होता है अचुंबकीय वो दूर चला जाता है। बस इतनी सी बात है, और इसको लिख देते हैं थोड़ा बहुत, और फिर इसके बाद एग्जाम्पल इसके बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखेंगे कि इस विधि में आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं। जल्दी में समझने के लिए मैंने इसको लिख दिया हुआ है। देखिए आपको पता है इस विधि में क्या होता है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये दो रोलर हो गए, एक चुंबक लगा हुआ है, चुंबकीय है रोलर, एक अचुंबकीय है। इसके ऊपर एक पट्टा गुजर रहा है। इस पट्टे के ऊपर आपने क्या किया, यहाँ से अशुद्ध अयस्क जो है, ये अशुद्ध अयस्क है, इम्प्योर और है, आपने इसमें पे डाल दिया। अब इसमें से अशुद्धि और अयस्क दोनों में से कोई एक चुंबकीय है, तो जो भी चुंबकीय होगा अयस्क या अशुद्धि, वहाँ पर ये से पट्टा से यहाँ क्या हुआ रोलर से चिपकेगा, चिपक के यहाँ आएगा, और जैसे इसे दूर होने लगेगा बस यहाँ से क्या करेगा, ये छोड़ छोड़ करके इसमें आना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से कोई एक, अगर लेकिन ध्यान रखिए यहाँ कौन आएगा, जो चुंबकीय होगा वही होगा, चाहे अयस्क हो या अशुद्धि, और जो दूसरा होगा वो दूर चला जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ है। तो यही बात हमने लिख दिया है कि ये मैग्नेट लगा रहता है, यहाँ बिना मैग्नेट वाला होता है। जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो चुंबकीय मैग्नेटिक रोलर के नज़दीक गिरेगा, और जो अचुंबकीय होगा वो क्या होगा तो चुंबकीय रोलर से वो दूर चला जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन से ऐसे अयस्क हैं जिसका इस विधि से सांद्रण किया जाता है। तो क्रोमाइट अयस्क क्रोमियम का एक अयस्क है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, FeCrO2 होल 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं FeCr2O4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्रोमियम का अयस्क है, इसमें से अयस्क चुंबकीय है और अशुद्धि अचुंबकीय। मैग्नेटाइट है Fe3O4, आप सबको याद होगा। इसमें से भी अयस्क क्या है, चुंबकीय है, और अशुद्धियाँ अचुंबकीय। अच्छा एक बात बताएं, क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है कि लोहा के कौन से अयस्क चुंबकीय होते हैं, तो याद रखिएगा मैग्नेटाइट अयस्क, ठीक है। पायरोलुसाइट है, ये मैग्नीज का अयस्क है MnO2, इसमें का भी अयस्क क्या है तो चुंबकीय है और अशुद्धि अचुंबकीय। तो जाहिर सा है कि ये सब आके गिरेंगे यहाँ, अशुद्धियाँ सब दूर जाएंगी। लेकिन जो टीन का जो अयस्क है, जिसको हम लोग टीन स्टोन कहते हैं, कैसेटेराइट कहते हैं, SnO2, उसमें क्या है, ठीक इसके उल्टा है। जो टीन स्टोन है वो है अचुंबकीय, और उसका अशुद्धि ही क्या है, चुंबकीय। तो कोई बात नहीं, अब इस बार अशुद्धियाँ यहाँ गिरेंगी, शुद्ध जो अयस्क होगा यहाँ गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं चुंबकीय, अशुद्धि और अचुंबकीय या चुंबकीय अयस्क को। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद हमारी और आपकी भेंट होगी एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात और, अगर आपको लगे कि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएँ, ये मेरी इच्छा है। आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।